जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अगेन मैं यही कहूंगा कि डेज बहुत कम बचे हुए हैं। ठीक है, 2 महीने 2.5 महीने का डिफरेंस है, बट फिर भी आप अपने नंबर ऑफ डेज को डिवाइड करके अपनी स्ट्रेटेजी को डिसाइड कर लें। अपनी स्ट्रेटेजी के साथ एकदम स्टार्ट कर दें कि भाई इस तरीके से हमें अपनी पढ़ाई, हमें अपना कोर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, हम अपने रिवीजन कम फास्ट ट्रैक लेक्चर पे या फिर फास्ट ट्रैक कम रिवीजन लेक्चर के लेक्चर नंबर 7 पे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और आज के सेशन में हम डिसोल्यूशन का एंड करने वाले हैं। भैया डिसोल्यूशन तो वैसे ही एंड है, आप उसका क्या एंड कर रहे हो? मेरा मतलब चैप्टर से था कि मैं चैप्टर का एंड करने वाला हूँ। डिसोल्यूशन का मतलब एंड होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करके दी थी। बट एक टॉपिक, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो मैंने आपको कवर करके नहीं दिया था, जो मैं इस सेशन में कवर करके दूंगा। ठीक है, हम सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस को, उसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या क्या होगी, उसको कवर करेंगे। एंड उसके बाद बच्चों हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे, 2-3 लिस्टेशन में, कि किस तरीके से हमें पोस्टिंग और करनी होती है। ठीक है, और बाकी वो परसेंटेज वाला बताया था, याद है ना लेक्चर फर्स्ट में, तो वो भी मैं आज ही कवर करके दूंगा आपके संग। स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपने टॉपिक के संग, दैट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस? देखिए, मैं आपको ना सिंपल में एक बात बता देता हूँ। आपके पास कोई एसेट है और अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे जो आपको बियर करने पड़ेंगे। सबसे पहले, अगर आपको कोई चीज सेल करनी है, तो माइट भी उससे उसका आपको एडवर्टाइजमेंट करना हो कि भाई ये प्रॉपर्टी है मेरी और ये प्रॉपर्टी हम सेल करने के लिए लगे हुए हैं, तो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। और अगर मुझसे बात करो, तो एक बहुत बड़ी चीज जो आप सब जानते होंगे, ब्रोकरेज। हमें ब्रोकरेज भी देनी पड़ सकती है। ठीक है, अब इन दो एक्सपेंसेस को हम क्या कहेंगे एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन? देखो, अब मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहूं तो वो वाजिब नहीं होगा, मैं ब्रोकरेज कहूं तो वो भी वाजिब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। ये दोनों एक्सपेंसेस मुझे पीएनएल में राइट ऑफ करने थे, बट अब मेरा क्या पीएनएल बनेगा? द आंसर इज नो। इस एसेट्स को मैं लिक्विडेट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि लिक्विडेशन प्रोसेस चल रही है। मैं कोई नॉर्मल रूटीन के लिए रीसेल नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि भाई ये मेरा पेन था, ये इंफीरियर हो गया है, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया है, तो इसे सेल करके मुझे नया खरीदना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं इस मशीन को, इस पेन को, मान लो इस बिल्डिंग को सिर्फ सेल आउट कर रहा हूं। क्यों? ताकि वो लिक्विडेट होके मेरे पास मॉनेटरी टर्म्स आ जाए, मेरे पास मॉनेटरी फंड फंड आ जाए मेरे पास, और उस फंड से मैं अपने लाइबिलिटीज को सेट ऑफ कर सकूं। इट सिंपली मीन्स कि बिजनेस अब एंड होने वाला है, तो कोई पीएनएल नहीं बनने वाला इस साल के लिए, कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनने वाला, कोई भी शेड्यूल 3 की कंप्लायंसेस, कोई भी बैलेंस शीट नहीं बनने वाली। करेक्ट है? जब ये सब चीजें नहीं बनने वाली, तो ये जो खर्चे हो रहे हैं, क्या इनका भी तो हिसाब रखा जाएगा? इन सारे खर्चों को जो लिक्विडेशन में लगते हैं, जो लिक्विडेशन प्रोसेस में लगते हैं, उन सारे एक्सपेंसेस को कहा जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। इन सारे ही एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रियलाइजेशन एक्सपेंस। तो लिक्विडेशन प्रोसेस को जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जो करते हैं, पूरी चीजें देखते हैं कि भाई इस मशीन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, उस पूरी प्रोसेस को तो लिक्विडेशन प्रोसेस कहते हैं। लास्ट क्लास में बता दिया था। उसके एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? कंपनी बियर कर सकती है, फर्म बियर कर सकती है, या फिर पार्टनर बियर करेगा। वो मेरा अगला टॉपिक है। सिंपल, ये एक और बात आपको याद दिला दूं कि लास्ट सेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि लिक्विडेटर कौन कौन हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोफेशनल, जिनके पास डिग्री होती है, लाइक सीए, सीएस, एमबीए करे हुए, एक्चुरियस, एलएलबी करे हुए बंदे, ये सारे आपके क्या हो सकते हैं? लिक्विडेटर बन सकते हैं। ठीक है, अब है क्या, मेरा मुद्दा यहाँ पर ना ही आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस को इन डेप्थ में समझाने में है, और ना ही मेरा इंटरेस्ट और किसी चीज में है। सिर्फ मेरा इंटरेस्ट है इस रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किस तरीके से मैं आप लोगों से करवाऊं। मैं आपसे किस तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस करवाऊं। तो देखो, ट्रीटमेंट तो सिंपल है। अगर कंपनी बियर कर रही है तो क्या होगा? पार्टनर बियर कर रहे हैं तो क्या होगा? पार्टनर के बिहाफ पे हम बियर कर रहे हैं तो क्या होगा? क्योंकि देखो, सिंपल ग्रंथ है। टीएस ग्रेवाल डी के गोल्ड खोल के देखोगे तो काफी ज्यादा इन डेप्थ आपको एनालिसिस दे रखे हैं,
और फास्ट ट्रैक बैच में मुझे लगता नहीं है कि इतना एनालिसिस करना ज़रूरी है, और मैं तो ये भी कहता हूँ कि रेगुलर बैच वालों के साथ भी मैं इतना नहीं करता इस चीज़ में। क्यों? बहस नहीं करनी मालिक, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे कर के अलग-अलग वे में बता रखी है। मेरा सिंपल मानना है 4 से 5 केसेज़ बना लो कि रियलाइज़ेशन एक्सपेंस इसने बियर करे हैं तो क्या एंट्री होगी? रियलाइज़ेशन एक्सपेंस अगर पार्टनर ने बियर करे हैं तो क्या एंट्री होगी? उस चीज़ को समझ लो ना, उस प्रोसेस को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप देखना शुरू करना मेरा। देखो केस नंबर ए है रियलाइज़ेशन एक्सपेंस रुपीज़ लेट्स से 6000 रुपीज़। अब इसमें क्वेश्चन ने आपको कुछ नहीं बोला और सिर्फ बोल दिया रियलाइज़ेशन एक्सपेंस कितना है आपका 6000 रुपए। इट सिंपली मीन्स कि ये जो एक्सपेंस है, ये बियर करा हुआ है, कौन लिख लो, कंपनी ने ऑन करा है, तो सिंपल इसकी जर्नल एंट्री जो होगी वो देखेंगे, उसकी जर्नल एंट्री बहुत होगी ईज़ी, क्योंकि एक्सपेंस है तो रियलाइज़ेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक सिंपली 6000 रुपीज़। हमने क्या कर दी, एंट्री कर दी यहाँ पर कि भाई हमने रियलाइज़ेशन एक्सपेंस बियर करे, हमने एक एंट्री कर दी। ठीक है? बहुत ईज़ी था। सर ये इतना ईज़ी है तो करवा क्यों रहे हो? मैंने कहा आगे ना कुछ केसेस चेंज करूँगा मैं, तो उसमें थोड़ा-सा आप माइट भी आप अटक सकते हो, बाकी आप समझदार बहुत हो, आई नो दैट। पेड बाय पार्टनर, भाई किसी पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे करा है, तो आपको सिंपल क्या एंट्री करनी चाहिए? भाई पार्टनर ने पे करा है ना, तो सबसे पहले तो एक्सपेंस है, पक्की बात है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। बेटा जिस भी अमाउंट से करा है उस पार्टनर को उस अमाउंट से आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, क्योंकि सिंपल बात समझो ना, आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस से आपके पार्टनर बियर कर रहे हैं, फ्री में कर देंगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। भाई वो तो रुके हुए हैं कि कब हमारी कैपिटल हमारे पास आ जाए, वापस आ जाए, जितना भी हमने फंड अपनी बिजनेस में लगाया था वो सारा का सारा वापस आ जाए और विद इनहेंसमेंट आ जाए, कैपिटलाइजेशन हो क्या है। तो सिंपल मुद्दा है ना कि अगर वो बियर कर रहे हैं तो आपसे पैसा जरूर लेंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो डेबिट होगा, बट पार्टनर्स के अकाउंट्स को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, जिस भी पार्टनर ने वो रियलाइजेशन एक्सपेंस को बियर करा हुआ है। ठीक है, उसी सेम अमाउंट से आपको बियर करना है। अब केस सी क्या होता है, कई बार ना आप एक फंड दे देते हो कि भाई ये लो पार्टनर, आप ये लो 20,000 रुपए, ये आप इसे रेमुनेशन सैलरी मांगो या जो आपको मानना है मानो, बट हम इससे ज्यादा बियर नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको कंफ्यूज करेगा, वो कहेगा कि आपने पार्टनर को 20,000 रुपए दिए थे रियलाइजेशन एक्सपेंस, बट एक्चुअली रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 का था। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, 20,000 रुपए दे दिए, पार्टनर का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। अब सिंपल दूसरा क्वेश्चन कई बार ये कह सकता है कि भाई आपका जो रियलाइजेशन एक्सपेंस था वो था 40,000 रुपए और आपने पे करे हैं सिर्फ 20,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री मेरी सेम रहेगी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों? क्योंकि मैंने पार्टनर के संग एक एग्रीमेंट कर लिया है कि भाई मैं आपको सैलरी दूंगा, 20,000 रुपए की सैलरी दूंगा, और अगर मैं टर्म्स पे एग्री हूं कि हाँ भाई एक्सेस है, मुझे ही पे करना है, तो मैं उसे वैल्यूट करूंगा, तब मैं उसकी जनरल एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं उसकी कोई जनरल एंट्री पास नहीं करूंगा। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल है जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ओके। पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, मीन सिंपल है, बहुत सिंपल है ये वाला। तो क्या है ये कि भाई आपके पार्टनर के थे, मतलब पार्टनर को पे करना था, बट आपने पे कर दिया। भैया तो यहाँ पर पार्टनर बेवजह हमसे पैसा ले गया ना, हमने भाई हमने हमारे बिहाफ पे उसने पे करा, तो दैट मीन्स वो हमसे पैसा मांग रहा है। अब हम उसके बिहाफ पे पे कर रहे हैं तो हम उससे पैसा मांगेंगे, तो हम यहाँ पर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं डालेंगे, हम यहाँ डालेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट जो भी होगा वो आपको वहां से कैरी कर लेना। ठीक है भैया, और केसेस मैंने कहा एक केस और बता दूं, क्योंकि इतना ज्यादा लेंथ इसको खींचना सही नहीं है, एक केसेस और बता दूं। पेड बाय ए पार्टनर, कोई पार्टनर है, ये उसने पे करा है ऑन बिहाफ ऑफ बी, ऑन बिहाफ ऑफ बी। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई ए ने पे करा है ना,
तो ए को आपको पैसे देने पड़ेंगे, और कौन देगा? तो बी देगा, तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। सिंपल ये जर्नल एंट्री आपको पास करनी चाहिए। भैया ये केसेस ना कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो रहे, मीन्स ये करना है वो करना है। मैंने कहा अगर आप मेरे को एक इलिस्ट्रेशन कराने दो, इलिस्ट्रेशन नंबर 8, मैं आपके सारे डाउट, जितने भी डाउट है वो सारे लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि उस इलिस्ट्रेशन 8 को इतना प्यारा फॉर्मुलेट करा हुआ है कि टीएस ग्रेवाल वालों ने उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं छोड़ी। रियलाइजेशन एक्सपेंस की सारी हड्डियां तोड़ के रख दी है उसमें। मीन्स ये हो जाए तो क्या करोगे, वो हो जाए तो क्या करोगे, सारी चीजें कर रखी है। मेरा मानना है बिना टाइम वेस्ट करे आ जाओ, इलस्ट्रेशन 8 ही पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 9 भी मैं डिस्कस करूंगा, बट वो आप लोग करेंगे, ठीक है? ओके, इलस्ट्रेशन 8 आपकी स्क्रीन पे है। अब मेरे संग संग बस आपको पढ़ना है और समझना है कि बातें क्या क्या है, ठीक है? आ जाओ। रियलाइजेशन एक्सपेंस वर 10,000 रुपीज। कितना था बेटा? ये देख लो, 10,000 रुपीज। अब अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस आपके 10,000 रुपीज आ रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस यहाँ पर 10,000 रुपीज हैं, तो दैट सिंपली मीन्स कि यहाँ पर क्या एंट्री पास हुई होगी? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि यहाँ ना किसी पार्टनर का जिक्र है, ना ही किसी और चीज का जिक्र है, तो यहाँ पर आपने सिंपल एंट्री क्या पास कर देनी चाहिए? रियलाइजेशन टू, यहाँ पर आपको कर देनी चाहिए थी कैश या फिर बैंक, जो भी है, 10,000, 10,000, खत्म। ये थी हमारी एंट्री नंबर फर्स्ट, जो कि सबसे बेसिक थी। दूसरे पे आते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 5,000 वर पेड बाय तरन अ पार्टनर। अब ध्यान से सोचो, पार्टनर आपके लिए पे कर रहा है, तो क्या वो आपसे इस चीज को वापस नहीं मांगेगा? ऑब्वियसली वापस मांगेगा। आपके बिहाफ पे सिर्फ वो पे कर रहा है, आपसे जरूर मांगेगा। तो यहां पर एंट्री क्या होगी? एंट्री नंबर सेकंड, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। और टू पार्टनर में यहां लिखेंगे आप तरुण कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू तरुण कैपिटल अकाउंट। सिंपल, पार्टनर पे कर रहा है, दे नहीं रहा है, वो आपसे मांगेगा जरूर। कल को आपको उसका क्रेडिट देना ही पड़ेगा, ठीक है? और जो तीसरे वाले पे आते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ रुपीज 5,000 वेर पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ मदन। केस नंबर थर्ड ये शायद मेरा। फोर्थ, सिंपल है, पार्टनर के बिहाफ पे आप पे कर रहे हो, मतलब आपका एक्सपेंस नहीं है, तो सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पर कौन है? मदन, तो आप करोगे मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सर, ये चार एंट्रीज आपने करा दी, क्या आप इसको हमें रेक्टिफाई करवा सकते हो? मैंने कहा आ जाओ जल्दी से, इसको रेक्टिफाई भी करके देख लेते हैं। देख लो, पहली वाले में क्या बोला हुआ है? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, क्योंकि ये आपका एक्सपेंस है। दूसरे में आपका पार्टनर पे कर रहा है, बट आपसे मांगेगा जरूर, पक्की बात है, मांगेगा जरूर, ये मत सोचिए कि वो आपको दे रहा है, वो आपसे मांगेगा जरूर, ठीक है? तीसरी एंट्री, आप पार्टनर को दे रहे हो, आप भी उससे जरूर मांगोगे। देखो, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कर लिखा हुआ है, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं। एंट्री नंबर 4, आपको क्या बोला हुआ है? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट। 4 वाली अभी हमने करी नहीं थी क्या? थर्ड ही तक करी थी जी। थर्ड हमने 3 करी थी, तीनों मैंने वहां पर दिखा दी। फोर्थ में पहले कर देता हूँ, 3-3 करके चलते हैं, फिर वहां पर आपको रेक्टिफाई कराएंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है? पवन आ पार्टनर was paid remuneration including expense of rupees 20,000 to carry out the dissolution of the firm। एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं आपके? एक्चुअल एक्सपेंस कितने हैं आपके? मैंने कहा ये लो। ये ऐसे क्यों मिटा दिया आपने? मैंने कहा क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस से आपको लेना क्या है? आप उसके साथ एग्रीमेंट कर चुके हो कि 30,000 रुपए में वो आपका काम करके देगा, तो उससे आप काम कराओ, खत्म कहानी। तो आपको एंट्री यहाँ पर करनी चाहिए थी, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, या तो पवन नहीं करोगे क्योंकि पवन को आप डाल चुके हो। अगर आपने पवन को पे कर दिया तो टू कैश डाल दो, अगर नहीं करा है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पर आप नॉन कैश मानोगे अभी, तो आप क्या करोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट, ठीक है? डिसोल्यूशन ऑफ द एक्सपेंस वर रुपीज 6,000 रुपीज। कितना था? 6,000 रुपए था। और आउट ऑफ द सेड एक्सपेंस 3,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय रवि। अच्छी बात है, मैं यहीं तक पढ़ के इसीलिए रुक रहा हूं क्योंकि मेरा मुद्दा है। 8,000 रुपए का रियलाइजेशन एक्सपेंस था, जिसमें से 3,000 रुपए फर्म बोर्न करेगी, बाकी 5,000 रुपए रवि करेगा। एंट्री बता दो। तो मैंने कहा रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, और वो भी 3,000 रुपए, 3,000 रुपए। बाकी का कौन बॉन्ड करेगा? रवि करेगा। बट क्या यहाँ पर रवि ने बॉन्ड करा है? द आंसर इज नो। रवि के बिहाफ पे आपने पूरे के पूरे पैसे पे करे हैं, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट
रवि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000 रुपए से 3,000 रुपए आपके रियलाइजेशन में जाएंगे, 5,000 रुपए बच्चे आपके जाएंगे किसमें, रवि के अकाउंट में डेबिट करोगे और पूरे 8,000 का एक्सपेंस बुक करोगे। आ जाइए ये दोनों एंट्री भी हम अच्छे से देख लेते हैं। ये वाली एंट्री आपको मैं दिखा दूं। देख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि भाई पवन पे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पवन आपसे बाद में जरूर लेगा, ठीक है। अब देखो रियलाइजेशन रवि टू कैश, भैया यही है, मैंने कहा 3,000, 5,000, 8,000, क्योंकि ये वाला पैसा जो आप उसको इस समय पर पे कर रहे हो ना, ये वाला पैसा आप उससे पक्की बात है बाद में सेट ऑफ कर लोगे ना। मान लो इसकी कैपिटल आपको 20,000 रुपए पे करनी थी, आप कहोगे भाई मैंने तेरे ब्याह पे 5,000 रुपए पे करे थे, ला भाई 15,000 रुपए ले ले और सेट ऑफ कर इस चीज। आप सिंपल ये चीज करोगे, तो इसीलिए धंधे में कोई यारी नहीं होती, आप उससे पैसा ले लोगे। तो ये दोनों एंट्री हो गई हमारी 5 तक। चलो ऊपर और चलते हैं। एंट्री नंबर 6, रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हैं, 6,000 रुपए के, 6,000 रुपए के, सॉरी 5,000 रुपए के, पर पेड बाय करण पार्टनर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड भी उसी ने करे, पेड भी उसी ने करे, तो आप एंट्री क्यों करोगे, मींस आपने उसके संग एग्रीमेंट करा हुआ था, आपने उसको कोई एक्सपेंस पे कर दिया होगा पहले, तो अभी तो ये उसने बॉन्ड भी करे और पे भी करे, तो इसकी कोई हम एंट्री पास नहीं करेंगे, पक्की बात है। एंट्री नंबर 6 हमारी बुक में पास ही नहीं होगी। 7, मनोज अ पार्टनर टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म एट एन एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। भाई मनोज क्या एग्री हो गया कि 10,000 रुपए में मैं क्या कर दूंगा, आपका पूरा का पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस करवा दूंगा। तो क्या एंट्री करोगे आप, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मनोज, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मनोज, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से, 10,000 रुपए से। एंट्री नंबर 6 और 7 को हम चलेंगे क्रॉस वेरीफाई करने, आ जाओ जल्दी से। एंट्री नंबर 6, नो एंट्री विल बी पास, कोई एंट्री पास नहीं होगी। रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल अकाउंट खत्म, रियलाइजेशन टू मनोज कैपिटल अकाउंट। आ जाओ आगे देख लेते हैं। देव आ पार्टनर, देव जी एक पार्टनर थे जी, रेम्यूनरेशन आपने पे करी उन्हें 15,000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस ऑफ 8,000 आर पेड बाय द फर्म, मींस कोई कंडीशन नहीं थी, 8,000 रुपए आपने पे करे हो, तो पहली एंट्री तो हो गई रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। भैया पूरे से कर लो, 15 और 8 23,000 कर लो, पूरे के पूरे कर लो। टू कैश कर देना कितने, 8,000 रुपए, टू देव कर देना कितने, 15,000 रुपए। ये एंट्री नंबर 7 थी। इसको आप अलग अलग करके दिखाओ या एक संग करके दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो रियलाइजेशन टू देव कैपिटल अकाउंट 15,000, 15,000, रियलाइजेशन टू बैंक और कैश 8,000 रुपए, आप मर्ज कर दो इस एंट्री को, रियलाइजेशन 23,000 से डेबिट करके, 26 से डेबिट करके कैपिटल में डाल दो 15, 15 से, और क्या कहते हैं 8,000 रुपए का आप कैश एक्सपेंस यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाली, रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 वर टू बी बोर्न बाय पवित अ पार्टनर, हाउएवर इट वाज पेड बाय हितेश अनदर पार्टनर। मैंने वही कहा था ना, किसी और का एक्सपेंस है, कोई और पार्टनर बियर कर रहा है, तो आपको ये रिकॉर्ड करनी चाहिए एंट्री। तो किसने करा है, हितेश ने, तो क्या करोगे, हितेश को क्रेडिट करना है। पवित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हितेश 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है। पवित टू हितेश, पवित टू हितेश, पवित टू हितेश, मीन्स मैं सिंपल आपको ना एक बार रियलाइजेशन एक्सपेंस को यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई करवा देता हूँ, क्या क्या आपके सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। सबसे पहला सर्कमस्टांसेस कि भाई रियलाइजेशन एक्सपेंस आपको खुद बॉर्न करने, कोई दिक्कत नहीं है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सिंपल। ये आपका पहला सबसे सरल केस है। दूसरा, भाई आपके पार्टनर ना इस चीज की गारंटी ले रहे हैं कि हम पे कर देंगे, गारंटी ले रहे हैं, मींस कल को आपको उनको रिफंड करना पड़ेगा। अगर पार्टनर पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री नंबर 2 थी। तीसरा क्या हो गया, आपने पार्टनर्स को एक ठेका दे दिया एक तरीके से कि भाई आप करोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, हम इससे ज्यादा आपको नहीं देंगे। आपको एंट्री क्या पास करनी है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, जिस भी पार्टनर को दिया उस पैसे से कर देना, भले ही उस पार्टनर का ज्यादा खर्चा हो रहा है या कम खर्चा हो रहा है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 ये कहता है कि भाई पार्टनर को आप एक्सपेंस भी पे करोगे और साथ ही साथ सैलरी भी दोगे, तो कोई बात नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू कैश, जितना रेम्यूनरेशन आपने पे करा है वो कैपिटल में डाल देना और जितना भी कैश एक्सपेंस करा है वो कैश में डाल देना। कई बार क्या होता है, पार्टनर कहते हैं कि हम ही बॉन्ड करेंगे और हम ही पे करेंगे, उसकी एंट्री फॉर्म क्यों पास करे, उसकी कोई एंट्री फॉर्म पास नहीं करेगी। एक और केस बन सकता है जिसमें पार्टनर के बिहाफ पे आप पे कर रहे हो, तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस नहीं होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। आपका एक और केस हो सकता है कि एक पार्टनर को पे करना था बट उसके बिहाफ पे दूसरा पार्टनर पे कर रहा है, तो जो पार्टनर पे कर रहा है उसे क्रेडिट कर दो और जिसको पे करना चाहिए था उसे डेबिट कर दो। दैट इज ऑल रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट्स का आपका ट्रीटमेंट था ये पूरा का पूरा, ठीक है। इलिस्ट्रेशन नंबर 9 अगर आप पढ़ोगे ना तो सेम उसी तरीके की आपको दे रखी है। एक बार मैं चाहूंगा इसे करके आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करो कि आपसे हो रही है या नहीं हो रही है एंट्री।
नहीं होगी मैं आपको आपके दोबारा से डाउट ले लूंगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है मैंने टेलीग्राम को, कोई भी दिक्कत की बात नहीं, बस आप करें। ठीक है, अब मुझे जो करना है ना आपके संग वो करने हैं फुल फ्लेज क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट तुम लोग बना लोगे, हमने एक दो क्वेश्चंस भी डिस्कस करे थे, बट अभी ना मैं आपके संग करने जा रहा हूँ कुछ फुल फ्लेज क्वेश्चंस जो कि हमें करना। चलिए आपके संग अब एक दो इलिस्ट्रेशंस को शेयर कर लेते हैं। ठीक है, डिस्कस कर रहा हूँ मैं एक संग डिटेल में करूंगा, और ये वही इलिस्ट्रेशंस होगी जो आपकी बुक में आपको इजीली मिल जाएंगी, और बहुत कम क्वेश्चन है वैसे इसमें ना, 20 और 22 तो इलिस्ट्रेशंस ही है। वो मोस्टली मैं चाहूंगा कि इसी क्लास में मैं डिस्कस करके खत्म कर दूं। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम देखना शुरू ये करते हैं कि यहां पर बोला हुआ है इलिस्ट्रेशन 11। इसमें ना एक पॉइंट है जो मुझे आपको पढ़ाना है, और वो मैं पढ़ा के मानूंगा आपको। ठीक है, आप कितना भी कहते रहो हम कर लेंगे, वो मैं पढ़वा के मानूंगा। सबसे पहले तो एक पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंस को लेकर। रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2000 रुपए वर टू बी बोर्न बाय एंड ऑल्सो पेड बाय एक्स अ पार्टनर। अब ये क्वेश्चन कराने लायक है क्या? ये क्वेश्चन कराने लायक है क्या? इसकी जनरल एंट्री बता दो तो आप कहोगे रियलाइजेशन टू, कोई एंट्री नहीं, सोचो भी। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान से देखो, पे कौन कर रहा है? बॉर्न भी किसने करा है? एक्स ने। पे भी कौन कर रहा है? एक्स पे कर रहा है। हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे जनाब, इसमें नो एंट्री। ठीक है, ओके। आपको मुझे मुझे पढ़ानी है एंट्री नंबर 7 8 सॉरी 8 पढ़ना। देर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ 37,000 रुपीज। व्हाट इज कंटिजेंट लाइबिलिटी? जो आपको शायद जो आपको शायद फ्यूचर में पे करनी पड़े हो, पे करनी पड़ सकती है, जिसके चांसेस लेस देन 50% है। अगर 50% से ज्यादा होता तो उसका प्रोविजन बनता, बट उसका चांसेस अभी बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर। आपने बिल डिस्काउंट करा लिए बट अभी मैच्योर नहीं हुए थे वो, बैंक से आपने डिस्काउंट करा लिए, तो माइट भी आपको उसकी पेमेंट करनी पड़े। बीओई में हमने पढ़ा था ना, देखो कई बार क्या होता है बीओई में हम क्या पढ़ाते हैं आपको, कि भाई आप कई बार डिस्काउंट करा के ले आते हो बैंक से, बट वो चेक, वो बीआर कई बार उसे क्या करता है, बीपी को मैच्योर नहीं करता है, जो क्रेडिटर जिसको पेमेंट करनी चाहिए थी वो नहीं करता है, तो आपको पे करनी पड़ती है बैंक को। तो इसीलिए उसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यहाँ पर बना के रखा हुआ था। आपको उसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट बताया नहीं, तो आप मत करना अभी कुछ, आगे पढ़ तो लो पहले। तो इसमें लिखा हुआ है ऑल द डिस्काउंटेड बिल वर ऑनर्ड बट एन एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट। मींस ये लो जी हो गया श्यापा, ये जो 37,000 रुपए के बिल थे, इसमें से 5,000 वालों ने गलती कर दी, बाकी 30,000 की कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी सेट ऑफ हो चुकी है, नो नीड। तो भैया ये 5,000 रुपए वाले को क्या करना है, मैंने क्वेश्चन आगे बताएगा, पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आगे कह रहा है, तो 5,000 वाला बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा इन रुपीज वॉज रिसीव्ड। मीन्स उसके पैसों में वो इंसॉल्वेंट बन गया, और उसका 50% बस पैसा आप ले सकते थे जितना भी आपका ड्यू है। आपने आईबीसी में नहीं सॉरी, आपने पढ़ा होगा बीओई में इंसॉल्वेंट वाला, कि जिसमें आपको क्या होता है, पार्शियल पेमेंट होती है। कोर्ट एक ऑर्डर दे देता है कि भैया ये आपको पूरी पेमेंट नहीं कर सकता, ये आपके 20%, 20 पैसे, 30 पैसे से करके बताते थे ना। तो सिंपल है, जो 5,000 रुपए की आपको पेमेंट मिलनी थी, जो 5,000 रुपए की आपको पेमेंट मिलनी थी, उसका आपको सिर्फ 50% मिलेगा, और जो हम सबको पता है जो कि बनता है 2,500 रुपीज। ठीक है, तो ठीक है आगे पढ़ो। तो उससे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म एंड अकाउंट ऑफ द बिल, दिस बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड वाज नॉट सो फॉर रिकॉर्डेड। भाई रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये 5,000 रुपए बैंक को पे करोगे। तो बैंक के थ्रू, बैंक को जब आप पे करोगे तो एंट्री क्या होनी चाहिए भैया, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि अभी आप रियलाइजेशन कर रहे हो ना, रियलाइजेशन टू बैंक कितने रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है, दूसरी एंट्री आप क्या पास करोगे, अगर रियलाइजेशन से ही कर रहे हो तो आपको 2,500 रुपए मिलेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, आइए इनकी एंट्री चेक करते हैं, और मैं आपको इसमें बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, रियलाइजेशन टू बैंक। अब कुछ कई बच्चे कह सकते हैं कि भैया बिल डिसऑनर्ड की एंट्री नहीं होगी, मैंने कहा नहीं ना। अब उन अकाउंट्स को खड़े करने का क्या मतलब, जबकि आप सारे अकाउंट किस में डाल चुके होगे, रियलाइजेशन में डाल चुके होगे, एक्सेप्ट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं जाती कभी भी। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और सुन लो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी जा भी रही है तो उसकी पेमेंट दिखानी पड़ेगी। आपको वहां 37,000 रुपए लिखकर यहाँ पेमेंट ना दिखाओ, तो इससे अच्छा ये है कि डालो ही मत। सिंपल है, आपको डालना ही नहीं है, अदरवाइज सेट ऑफ करना पड़ जाएगा आपको। ठीक है, तो आप डालो ही मत। कितना डालोगे, सिर्फ आप ये देख लो, आपने 5,000 की पेमेंट करी, आपने 5,000 डाला, 2,500 रुपए आपको रिसीव हो गया, आपने रिसीव कर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 11 थी। ओके, अब आपको इन क्वेश्चंस में अलग अलग जर्नल एंट्री दे रखी है कि भाई क्रेडिटर फॉर 1,40,000 एक्सेप्टेड बिल ऑफ 1,80,000 एंड पेड टू द फर्म 40,000 रुपए। अब आप इस एंट्री को रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो देखो क्रेडिटर कितने का है, 1,40 का, पेमेंट कितनी कर रहे हो,
180 की आप उसे पेमेंट कर रहे हो, 40,000 वो आपको दे रहा है। तो एंट्री को ध्यान से समझो ना कि आप किस तरीके से कैश की ट्रांज़ैक्शन दिखाओगे। तो कैश आ रहा है आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर कर दोगे, रियलाइज़ेशन करोगे। क्रेडिटर रखने का कोई फ़ायदा थोड़ी है। सिंपल आपको मैं दिखा देता हूँ, देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन। सिंपल है। अब कैश कह लो, बैंक कह लो, क्वेश्चन इतना उस पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता। मेरे मुँह से कैश निकल जाता है, कभी बैंक निकल जाता है। अब बैंक के थ्रू कर लेना, क्या दिक्कत है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइज़ेशन, बाकी कोई एंट्री होगी क्या? मैंने कहा बाकी तो सेटअप हो गई होगी ना। अब देखो बाकी इन्होंने क्या-क्या एंट्री करी है, बाकी इन्होंने कोई एंट्री नहीं करी, बाकी नरेशंस में लिख के दे दिया होगा। और अगर मैं आपसे ट्रीटमेंट की डिस्कशन करना शुरू करूँ तो ट्रीटमेंट में मैंने बताया था, यहाँ पर एक 40 ही लिख के दिया होगा आपने। अब यहाँ पर आप क्या हो गई, पूरी की पूरी सेटअप हो गई, तो मीन्स पेमेंट हो गई ऑलरेडी। तो अब आप यहाँ पर क्या दिखाओगे, 40,000 रुपए की आपको क्या मिली हुई है, पेमेंट भी मिली हुई है। ठीक है? बैंक में मिली होगी ना? ओके। अब देखो, अ सेकंड क्रेडिटर फॉर 30,000 एक्सेप्टिंग बिल ऑफ 28,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। कोई एंट्री पास नहीं होगी। बैंक से पेमेंट हुई नहीं है, एंट्री सीधा-सीधा सेटअप हो जाएगी, एसेट रियलाइज़ नहीं होगी आपकी, सेटअप हो जाएगी। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ वाला देखो सिंपल है। यहाँ पर आपका कितने रुपए का क्लेम था, 30,000 रुपए का। यहाँ पर आपकी 28,000 रुपए की एंट्री थी। अब आप इसको यहाँ पर टेक ओवर दिखाओ, इसको यहाँ दिखाओ, तो क्या फ़ायदा है? इसको इससे ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ हो गया एक तरीके से, खत्म कहानी। तो 28,000 यहीं लिखे रहने दो, 30,000 वहीं लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब क्वेश्चनों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, आगे आ जाते हैं। ओके, एक ना मेरे को आपसे ये डिस्कशन भी करनी है। देखो यहाँ पर ना कई चीज़ें घुमा-फिरा के लिखी रहती हैं। जैसे कि अब देखो, आपको लिखा हुआ है क्रेडिटर वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो अब इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ कि इस चीज़ को ना पढ़ना आना चाहिए। देखो एट अ 5% तो सिंपल है, अब यहाँ पर आपके क्रेडिटर्स थे कितने के? तो ज़रा देखना, 2 लाख रुपए। तो मीन्स जो पेमेंट हुई है वो या तो ये कह लो 2 लाख का 95% कह लो, ये पेमेंट हुई है। अदरवाइज़ आप इसको 2 लाख में से 5% माइनस कर लो तो सेम ही बात आती है। तो इस तरीके से ना ये परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में घूम मत जाना पूरा का पूरा। अब ये देख लो यहाँ पर पेमेंट दिखाई होगी, तो ये लो 1,90,000 और 2 लाख का 95% आपका 190। ठीक है? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो मैंने आपको बता ही दिया था। नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रांसफर होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट में। ओके, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 16 को देखते हैं, ध्यान से देखना इस वाले को, ठीक है? आपको क्या करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सारी आपकी जितनी भी एसेट है एक्सेप्ट लिक्विडेटेड कैश और बैंक तो नहीं है, इन सबको आप कहाँ डालोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है? आपकी सारी लायबिलिटी एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कहाँ डालोगे? क्रेडिट साइड। भैया डाली हुई है क्या? मैंने कहा ये देखो, सारी चीजें डाल के। अब सारे एसेट्स आप तब रियलाइज करोगे जब क्वेश्चन बोलेगा। जैसे कि अब टूल्स बोल रहा है 5,000 तो ले लो, मशीनरी 82,000 तो बोल रहा है ले लो, बिल्डिंग 84,000 बोल रहा है तो ले लो, कार 25,000 तो बोल रहा है तो ले लो, गुडविल 60,000 की, देखो गुडविल होगी यहाँ पर। ओके, गुडविल नहीं थी, गुडविल थी नहीं, बट 60,000 की रियलाइज हो गई। तो अब देखो ना, अब यहाँ पर आपने गुडविल नहीं दिखाना, बट यहाँ पर बाय कैश में ये देखो गुडविल के नाम से दिखा दिया। मीन्स अगर यहाँ पर गुडविल है और इसको रियलाइज नहीं हो रही है तो वो भी चलेगा, मुझे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, गुडविल रियलाइज नहीं हो रही, नहीं हो रही। बट यहाँ पर गुडविल है भी नहीं और यहाँ पर ये रियलाइज हो रही है, दैट मीन्स ये अनरिकॉर्डेड है। कौन सी है ये? अनरिकॉर्डेड है आपकी। क्या फर्क पड़ता है, अनरिकॉर्डेड है तो अनरिकॉर्डेड की तरह चलाओ इसको, खत्म कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड स्टॉक इन सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। भैया स्टॉक कितने का था? पहले बात तो स्टॉक था आपका 37,000 का, क्रेडिटर्स आपके कितने के थे? 34,000 रुपीज के। तो ठीक है, कोई एंट्री पास करनी है क्या? मैंने कहा आके देख लो, क्रेडिटर ये रहे थे 34,000 के। ठीक है, यहाँ पर आपको बेटा पहले कहीं भी स्टॉक नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा आपको, ना ही आपको इधर दिखना चाहिए। ये देखो, अब बाय सन्ड्री एसेट, ये आपने स्टॉक लिखा हुआ है, ये तो लाए हो, ट्रांसफर करा है 37,000। पेमेंट में देख लो, कहीं नहीं दिख रहा होगा, ये आपने बैंक की पेमेंट करी हुई है, कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी, उसकी पेमेंट करी हुई है आपने, वरना और कोई पेमेंट नहीं करनी। मीन्स अगर आउटसाइडर बंदे जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि किसी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, वो आपकी एसेट्स को उठा के ले जा रहे हैं, तो उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होनी, अपने आप सेटअप हो जाएगा। मैंने आपको बताया ना अभी-अभी। अब यहाँ पैसा लिखो, फिर वहाँ लिखो। अब यहाँ आपने 34 लिखा, यहाँ आपने क्या लिखा है आपने यहाँ पर क्या था 37। अब आप इसको देखो, दिखाओगे कि इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 37,000 आई है, क्योंकि किसी पार्टनर ने ले लिया। अब इसकी 34 की आप दिखाओगे कि 34 वाले को कितनी मिली है? 34 वाले को 37,000 मिली है। सिंपल ना, यही दिखाओगे ना। क्या आप समझो, आप मुझे बताओ कि इसका ट्रीटमेंट इन्होंने इग्नोर करके सही करा ना। ये 37,000 वाली का ट्रीटमेंट आप दिखाओगे, अच्छा सॉरी गलती हो गई, 34 में हो रही है ना रियलाइज, ठीक है। इसको आप सेटल कितने में करके लेके जा रहे हो? कितने में करके लेके जा रहे हो?
ठीक है, कितने में लेके जा रहे हो 34 में, और इस 34 वाले को कितने पे कर रहे हो 37, तो ऑल्सो कैंसिल से कैंसिल हो जाएंगे ना, दोनों यहाँ पर मर्ज हो जाएंगे आपके अकाउंट्स। नहीं, इसका ना ट्रीटमेंट मैं उसी तरीके से बता देता हूँ आपको। हाँ सही है, मैंने यहाँ ये वाली गलती करी कि इसको रियलाइज करके बताया। रियलाइज नहीं करना, 37 वाले को आप कितने पे सेट ऑफ कर रहे हो यहाँ पर, 37 में ही करके ले जा रहे हो क्योंकि वो पूरा का पूरा जा रहा है, ठीक है। और 34 वाले को कितना मिल रहा है 37,000 रुपीज, तो ये भी पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए इस वाले पूरे पोर्शन को तो रहने ही दो आप, ठीक है। आगे अगर आप देखोगे इसी क्वेश्चन में, तो वहां पर क्या था कि भाई आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स थी जो किसने ले ली, विच वाज टेकन बाय एक्स फॉर रुपीज 2,000 रुपीज, तो आप क्या देखोगे एक्स का अकाउंट 2,000 रुपए, खत्म कहानी। 3,000 से आपको कोई लेना देना नहीं, जितने से लिए गए हैं उतने से दिखाओगे। फर्म हैड टू पे 8,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी व्हिच वाज नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये देखो 8,000 से पे, 8,000 से हमने पे करी हुई है, ठीक है। ओके, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए करवा रहा हूँ। देखो इस वाले को ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या है, ये बैलेंस दे रखा है आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस दे रखा है, तो आपको आईएफआर नहीं बांटना, बट आपको इसको सेटअप करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो आईएफआर आपको यहाँ दिखेगा, ये देखो, बट क्या कहीं भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, नहीं। वो आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ दिख रहा होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये रहा डेबिट बैलेंस 1750, यानी कि 17, 3400, 3500 था क्या, जी बिल्कुल 3500 था। मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट क्रेडिट बैलेंस वो सेटअप होगा, जनरल रिजर्व है वो सेटअप हो जाएंगे, बट अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो वो साइड जाएंगे। डब्ल्यूसीआर का सेम ट्रीटमेंट है जैसे पहले था, वैसे ही का वैसा ही ट्रीटमेंट है आपका। ओके, और कोई क्वेश्चन है क्या जो इसमें डिस्कस करने के लिए? देखिए और कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आप इस चीज को याद रखिएगा कि किस तरीके से आपको परसेंटेज सेट ऑफ करनी है, क्योंकि एक ही एसेट्स पे ना काफी ज्यादा परसेंटेज लगा रखी होगी कि इस परसेंटेज पे हमने ये करा है, इस परसेंटेज पे हमने ये करा है। तो उस क्वेश्चन को आप हिराकी बना लेना कि पहले 1 लाख की मशीनरी थी, 50,000 रुपए, मतलब इसका 50% हमने ये करा, इसका 40% हमने ये करा, बचा हुआ हमने 2,000 रुपए ले गए, तो बचा हुआ 10% होगा। तो एक हिराकी बना लेना, एक ग्राफ बना लेना, तब इसको सॉल्व करना। और वो ग्राफ आप फेयर में भी दिखा सकते हो, कोई ऐसी दुविधा की बात नहीं है कि उससे आपके मार्क्स कटेंगे, कभी नहीं हो सकता, बल्कि वैल्यू एडिशन पक्का आएगी, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ। हमने डिसोल्यूशन का चैप्टर इन डेप्थ में एनालाइज कर दिया है आपके संग, जितना भी पोर्शन हमें पढ़ाना था मैं पढ़ा चुका हूं आपको। आपको बस इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और सिंपल बात है, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ रुके रहना इलिस्ट्रेशन पे, सिर्फ इलिस्ट्रेशन पे फोकस करो। बाद में मैं आपको एक एडिशनल बुक भी शेयर करूंगा जिसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके संग शेयर करूंगा, बट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सीरीज, ये जब सीरीज पूरी हो जाएगी तब मैं इस चीज की आपसे बात करूंगा। टिल देन आप ये रियलाइजेशन अकाउंट की जितनी भी इलिस्ट्रेशन है वही खत्म करो, बट अगर आप इसके रिवीजन कर रहे हो तो आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फर्स्ट टाइमर के लिए अलग है, रिवीजन करने वालों के लिए अलग है, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।